बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर व्यूवर, आज हम एक नया प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी का। ठीक है, इसमें से हम लोग सीरीज़ ऑफ लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसमें से सारी इम्यूनोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। आज का जो लेक्चर है ये है इंट्रोडक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊं जो ह्यूमन बीइंग का इम्यून सिस्टम है उसके साथ, कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके इंपॉर्टेंट आर्म्स क्या है, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट काम करते हैं, ठीक है, और वो किस तरह काम करते हैं। ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन होगा इम्यून सिस्टम का। इसके बाद फिर उस एक एक स्टेप पे हम लोग जो हैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ से और कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाऊं इम्यून सिस्टम के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस टू डिजीजेस, स्पेसिफिकली इन्फेक्शियस डिजीजेस। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी एक रेजिस्टेंस है जो आपकी बॉडी जो है रेजिस्ट करता है डिजीज़ के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ भी स्पेसिफिकली ये डिजीज़ की बात हो रही है इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी वो वाली डिजीज़ जहाँ पे कोई इन्फेक्शियस पैथोजन यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या दूसरे जो पैथोजन हो सकते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी दूसरे डिजीज़ के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस करता है, जिसमें से ट्यूमर है या टिश्यू डैमेजेस है, वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन फंक्शन है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। The collection of cell, tissue and molecule that mediate resistance to infection is called the immune system. ठीक है, अच्छा, वो सारे सेल, टिश्यू और मॉलिक्यूल जो मिल के एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं उन सब को हम कलेक्टिवली इम्यून सिस्टम कहते हैं। चूंकि इम्यून सिस्टम बाकी सिस्टम्स की तरह किसी कंपार्टमेंट में फिक्स नहीं होता। जैसे यूरिनरी सिस्टम है तो ऊपर किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेट्रा है और यूरेथ्रा है, ठीक है ना, यूट्रस है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, यस। तो ये सब मिलके एक फिक्स कंपार्टमेंट में सिस्टम बना रहे हैं। नहीं, इम्यून सिस्टम के सेल्स, टिश्यूज़ और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट में प्रेजेंट होते हैं और वो जब इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं तो इन सब को मिला के हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इस पर हम आगे लेक्चर करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन है इन सेल्स एंड मॉलिक्यूल टू इन्फेक्शियस माइक्रोब, इसको हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। यानी कि ये जो सेल्स हैं, मॉलिक्यूल्स है, ये जो टिश्यू है, ये आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं तो फिर ये एक रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं एक रिस्पॉन्स के शक्ल में। किसको? इन्फेक्शियस पैथोजन को या किसी भी फॉरेन इन्वेडर को, यानी कि आपके बॉडी में जो बाहर से हमला आवर आ गया तो उसके अगेंस्ट ये जो रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं इसको हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स रिस्पॉन्स टू माइक्रोबियल पैथोजन एंड डैमेज टिश्यू एंड इट्स रोल इन डिजीजेस। ठीक है, इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम को भी डिस्कस करते हैं, उसके रिस्पॉन्स को भी स्टडी करते हैं और उन डिजीज़ को भी हम डिस्कस करते हैं या स्टडी करते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होती है। ठीक है, वो कब होती है? जब ये कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन जो है ये डिसकोऑर्डिनेट हो जाता है और फिर वो पैथोलॉजी कॉज करता है। उसको हम ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं या इम्यून मीडिएटेड पैथोजेनेसिस हम कहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनेट इम्यूनिटी जो है या जो इम्यूनिटी है आपकी बॉडी की, उसको दो आर्म्स में या दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम इनेट इम्यूनिटी, दूसरे को हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो है इट प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्वेजन्स, वाल जबकि एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है इट डेवलप मोर स्लोली एंड प्रोवाइड मोर स्पेशलाइज्ड डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। मैं थोड़ा सा टच कर लूँ, आगे हम वैसे भी इसको डिस्कस करेंगे कि इनेट इम्यूनिटी जो है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है पैथोजन को, यानी पहला रिस्पॉन्स इनेट इम्यूनिटी का होता है। ठीक है, अगर इनेट इम्यूनिटी पैथोजन को किल नहीं कर सकती, एलिमिनेट नहीं कर सकती, तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करता है रिस्पॉन्स और वो रिस्पॉन्स ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। कैसे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इनेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है और नेटिव इम्यूनिटी भी कहा जाता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। अगर कोई उसको नेचुरल इम्यूनिटी बोलता है, नेटिव इम्यूनिटी बोलता है, तो आपको समझ आनी चाहिए। एंड इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल इसलिए कि कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें से इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट बाय नेचर जो है डिफिशिएंट होते हैं, वो डिजीज़ होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है हेल्दी इंडिविजुअल का। अच्छा, तो इनेट इम्यूनिटी के जितने भी कंपोनेंट हैं
वो सारे बाय बर्थ हर हेल्दी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको नेचुरल या इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। इनका काम क्या है? इनेट इम्यूनिटी का पहला काम ये है कि इट ब्लॉक द एंट्री ऑफ माइक्रोब, यानी कि आपके बॉडी में माइक्रोब की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। कैसे? मैं थोड़ा सा आगे के स्लाइड में डिस्कस करूँ। दूसरा काम क्या है? एंड टू रैपिडली एलिमिनेट माइक्रोब दैट डू सक्सीडेड इन एंटरिंग द होस्ट टिश्यू। दूसरा काम ये है कि अगर वो ब्लॉक नहीं कर पाते और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फॉरेन एंटीजन आपके बॉडी के अंदर चला जाता है, तो दूसरा काम इसका ये है इनेट इम्यूनिटी का कि वो उन एंटीजन या उन माइक्रोब को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है, ये हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी को स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोला जाता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोला जाता है। It requires expansion and differentiation of lymphocyte in response to microbe before it can provide effective defense. That is, it adapt to the presence of microbial invader. अच्छा, एडाप्टिव इम्यूनिटी के जो मेन कंपोनेंट है वो लिम्फोसाइट है। आगे हम डिस्कस करेंगे। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों ये कंपोनेंट है एडाप्टिव इम्यूनिटी की। ठीक है। अच्छा, चूंकि एडाप्टिव इम्यूनिटी के जो मॉलिक्यूल है जिनके ज़रिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, जैसे जिसमें मैं अगर एंटीबॉडी का जिक्र कर लूँ, तो ये हर वक्त प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कोविड वायरस है, आपको इन्फेक्शन जब तक नहीं हुआ होता आपकी बॉडी जो है कोविड वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती। तो इसलिए हम इसको एडॉप्टेड या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ एडॉप्टेड और एक्वायर्ड टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल पैथोजन। ठीक है। ये हमेशा बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती। हाँ, बी और टी लिम्फोसाइट बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो उस वक्त कुछ और काम करते हैं और वो उस वक्त एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। ठीक है। जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो इट मीन दैट कि वो अब वो इम्यून रिस्पॉन्स अडॉप्ट कर रहे हैं, इम्यून रिस्पॉन्स बना रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो हमेशा तब पॉसिबल होता है जब कोई फॉरेन पैथोजन प्रेजेंट हो। ठीक है। अच्छा, इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट क्या क्या है? फर्स्ट हमने पढ़ा कि ये ब्लॉक करता है एंट्री ऑफ द एंटीजन या फॉरेन पैथोजन को। कैसे ब्लॉक करता है? इट इज़ प्रोवाइडेड बाय एपिथेलियल बैरियर ऑफ द स्किन एंड म्यूकोजल टिश्यू, यानी जो आपके स्किन का एपिथेलिया है, अपर लेयर, ठीक है ना, और जो आपका म्यूकोजा है, वो क्या करते हैं? वो ब्लॉक करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन की एंट्री को बॉडी में। कैसे? फॉर एग्जांपल जो इंटैक्ट स्किन है, ठीक है, तो वो इतना सख्त होता है कि वहाँ से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा सकता। इसी तरह जिन जगहों पे स्किन नहीं है, जैसे हमारा नोज़ है, आई है, जैसे हमारी ओरल कैविटी है, और या जो हमारा पूरा जीआईटी ट्रैक है फ्रॉम माउथ टू एनस, या यूरोजेनाइटल ट्रैक जो है, वहाँ पे तो स्किन नहीं है ना, लेकिन वो भी तो फॉरेन जो इन्वायरमेंट है उसके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वहाँ पे म्यूकोजल लेयर है, म्यूकोजल लाइनिंग है, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन भी इतना इंटैक्ट होता है कि वहाँ से भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा सकते। तो म्यूकस और स्किन जो है ये पहला लेयर है जो ब्लॉक करता है पैथोजन की एंट्री को, और ये कंपोनेंट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी है। ठीक है। आगे हम इनेट इम्यूनिटी पे जब डिटेल लेक्चर करेंगे तो ये बातें डिस्कस होंगी। दूसरा काम, अच्छा, कुछ एंटीबायोटिक भी प्रेजेंट होती है इन जगहों पे, ये मैं आगे की स्लाइड में डिस्कस कर लूँगा, वो भी एंट्री को ही ब्लॉक करती हैं। जैसे सीबम है, ठीक है ना, सीबेशियस ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस करते हैं, वो पीएच को लो करते हैं, तो उसका वो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, इसलिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्किन में अंदर जाने नहीं देते। अच्छा, इफ माइक्रोब डू ब्रीच एपिथेलिया एंड एंटर द टिश्यू और सर्कुलेशन, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्किन या म्यूकोजल मेम्ब्रेन को ब्रीच करता है, तो जाहिर है या सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाएंगे या सर्कुलेशन में जाएंगे, तो दे आर अटैक बाय फेगोसाइट, नेचुरल किलर सेल, मास्ट सेल, डेंड्रिटिक सेल एंड सेवरल प्लाज्मा प्रोटीन। फिर क्या होता है कि इनेट इम्यूनिटी के जो दूसरे कंपोनेंट है जो एंट्री को ब्लॉक नहीं करते, लेकिन जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो वो इमीडिएटली उन पर अटैक करते हैं और उनको किल करने की कोशिश करते हैं। हर एक सेल्स का और हर एक मॉलिक्यूल का, जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का जिक्र किया, इनका अलग अलग फंक्शन है, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ऑल दीज मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी रिकॉग्नाइज एंड रिएक्ट अगेंस्ट माइक्रोब। ठीक है। इसके अलावा जो इनेट इम्यूनिटी है, एक तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट रिएक्शन भी कर रही होती, दूसरा अगर इनेट इम्यूनिटी को फील होता है कि मैं इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर पा रहा, तो वो साथ ही साथ एडॉप्टिव इम्यूनिटी को भी सिग्नल देती है, उनको भी कहती है कि आप भी एक्टिवेट हो जाए, हेल्पर बी सेल और डी सेल को भी कहती हैं कि आप भी एक्टिवेट हो जाएं, और बाहर से जो है दुश्मन आया है, फॉरेन इन्वेडर आया है, और उसको किल करना है। ठीक है। ये कंपोनेंट है इनेट इम्यूनिटी का। ठीक है।
सबसे पहले बैरियर है जो एंट्री को ब्लॉक करते हैं, उसमें से स्किन है, सीलिया है जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर फेंकती है, और इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन है। ठीक है, कुछ केमिकल बैरियर है जैसे टीयर है, टीयर में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। स्लाइवा में भी लाइसोजाइम होता है। स्टमक का पीएच है, एसिडिक पीएच है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ किल होते हैं। ठीक है, लो पीएच। इसी तरह विजाइना का लो पीएच है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, उसकी एंट्री को ब्लॉक करते हैं। जब बैरियर क्रॉस करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर आता है तो कुछ सेल्स हैं जो कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम है, जिसमें से ये पूरी लिस्ट है: नेचुरल किलर सेल, मास्ट सेल, एसिनोफिल, बेसोफिल, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल एंड डेंड्रिटिक सेल। ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन मेनली दो प्रोसेसेस ये सेल्स करते हैं, या तो फेगोसाइटोसिस करते हैं या इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं फॉरेन पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ ह्यूमरल कंपोनेंट है। ह्यूमरल कंपोनेंट का मतलब ये कि वो वाले कंपोनेंट जो बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह लाइसोजाइम हमने जिक्र किया। साइटोकाइन जब मैक्रोफेजेस जो हैं वो जब फॉरेन पैथोजन को कवर करके फेगोसाइटोज करते हैं तो वो एक्टिवेट होकर साइटोकाइन रिलीज करते हैं ताकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप कर ले। ये हम आगे पढ़ेंगे, ताकि बी सेल को, टी सेल को इन्फॉर्म कर दे कि बाहर से कोई पैथोजन आए हैं, आप जो है रिस्पॉन्स डेवलप कर ले। इसी तरह एक्यूट फेज प्रोटीन बॉडी सिक्रीट करता है, जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन का अहम रोल है, वो जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। बॉडी इंटरफेरॉन रिलीज करता है, वो इंटरफेरॉन जाके बॉडी पैथोजन को किल करने की कोशिश करते हैं। तो ये ह्यूमरल फैक्टर है, ये सेलुलर फैक्टर है, ये बैरियर है। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोबियल फ्लोरा जो है, क्योंकि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट होता है, तो ये भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। किस तरह? इन्होंने स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो अटैचमेंट के साइड से उनको कवर किया होता है, जो बाहर से पैथोजन आता है तो ये उसको कॉलोनाइज करने नहीं दे रहे होते हैं, तो इसलिए ये भी इनेट इम्यूनिटी का एक कंपोनेंट है। अब हम चलते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी का। एडॉप्टिव इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट है वो लिम्फोसाइट है, बी और टी दोनों लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट होता है तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, तो बी, टी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एडॉप्टिव इम्यूनिटी के। ठीक है, एंटीबॉडी जो है वो बी लिम्फोसाइट से होके आती है। अच्छा, एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शियस माइक्रोब दैट रेजिस्ट इनेट इम्यूनिटी। ये बात बड़ी अहम है, क्योंकि पहला रिएक्शन तो इनेट इम्यूनिटी करती है ना। मैं चाय का एक घूंट पी लेता हूँ। तो इसलिए जब इनेट इम्यूनिटी, वो पैथोजन जो इनेट इम्यूनिटी से किल नहीं होते, तो उनके अगेंस्ट पर एडॉप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, इसका ये मतलब है। अच्छा, एडॉप्टिव इम्यूनिटी के आगे दो आर्म्स हैं या दो टाइप है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। Humoral or cell-mediated immunity are mediated by different cells and molecule and provide defense against extracellular microbe and intracellular microbe. ये मैं थोड़ा सा टच करता हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा, हमने पढ़ा कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की होती है, ह्यूमरल यानी कि बॉडी के फ्लूइड में प्रेजेंट होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि बॉडी के सेल में डायरेक्टली प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा, ये क्या करते हैं? ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब के अगेंस्ट काम करती है, यानी वो पैथोजन जो बॉडी के अंदर आते हैं लेकिन वो बॉडी के सर्कुलेशन में, ब्लड में, फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहते हैं, तो उनके अगेंस्ट फिर एंटीबॉडीज काम करती हैं। ठीक है, लेकिन वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर आके ह्यूमन होस्ट के सेल के अंदर रहते हैं, जैसे वायरस है या कुछ इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, तो उनके अगेंस्ट तो एंटीबॉडी काम नहीं कर सकता, क्योंकि एंटीबॉडी तो वहाँ पहुँच नहीं सकती सेल के अंदर। तो फिर सेलुलर इम्यूनिटी जो है ना वो काम करती है, वो उन सेल्स को किल करती है जिनके अंदर पैथोजन छुपा हुआ होता है। ठीक है, ये कैसे होता है, कौन एक्टिवेट करता है, उनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ये लंबी लंबी स्टोरियां हैं जिनको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैं चाय के घूंट ले रहा हूँ। अच्छा, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है इट इज़ मीडिएटेड बाय प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी कौन सिक्रीट करता है? ये बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करता है। बी लिम्फोसाइट डायरेक्टली सिक्रीट नहीं करता, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होकर ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है, ये डिफ्रेंशिएट होता है, फिर प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी सिक्रीट करता है। ठीक है, काम कैसे करते हैं ये एंटीबॉडी? जिस तरह मैंने आपको बताया, सिक्रीटी एंटीबॉडी जो है ये एंटर हो जाती है सर्कुलेशन में या म्यूकोजल फ्लूइड में। ठीक है, और फिर ये क्या करती है? ये न्यूट्रलाइज और एलिमिनेट करती है माइक्रोब को या माइक्रोबियल टॉक्सिन को।
यानी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो जाती है, तो आगे उसको अटैचमेंट के लिए नहीं छोड़ती, तो इस तरह ये उसको न्यूट्रलाइज करती हैं और फिर एलिमिनेट करती है। ठीक है। या अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है तो टॉक्सिन के अगेंस्ट भी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है और वो उन टॉक्सिन के साथ अटैच होकर उनको न्यूट्रलाइज करता है और उनको एलिमिनेट करता है। ठीक है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबियल टॉक्सिन? ये आउटसाइड द होस्ट सेल, या तो ब्लड में होंगे या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होंगे जो प्लाज्मा से डिराइव होता है, या ल्यूमेन ऑफ द म्यूकोजल ऑर्गन यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का ल्यूमेन जो है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक का ल्यूमेन। ल्यूमेन मीन्स वो बीच का जो खाली गोल हिस्सा होता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है या रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो तो पाइप की तरह होता है ना, तो बीच में जो खाली एरिया है ना उसको ल्यूमेन बोलते हैं, यानी उसका जो पेट होता है अंदर। ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इनके टॉक्सिन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो एंटीबॉडी क्या करती है, वहाँ उनके साथ अटैच होके उनको न्यूट्रलाइज करती है और उनको एलिमिनेट करती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी इज टू स्टॉप माइक्रोब दैट आर प्रेजेंट एट म्यूकोजल सरफेस एंड इन द ब्लड फ्रॉम गैनिंग एक्सेस टू एंड कॉलोनाइजिंग होस्ट सेल एंड कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी उनके साथ अटैच होके उनको आगे सेल और टिश्यू के साथ अटैच होने नहीं देती, तो इन दिस वे एंटीबॉडी प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम एवर बीइंग एस्टैब्लिश। तो इन्फेक्शन एस्टैब्लिश ही नहीं होता, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल और टिश्यू तक पहुंचते ही नहीं है, तो इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है। अब अहम बात यह है कि एंटीबॉडीज जो है ना, उनका एक्सेस उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक नहीं होता जो सेल के अंदर रहते हैं, जो इंट्रासेलुलर पैथोजन है, तो उनके अगेंस्ट फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है। ठीक है। अच्छा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय टी लिम्फोसाइट, जिसमें टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स दोनों आते हैं। ठीक है। ये टी लिम्फोसाइट की सब पॉपुलेशन है, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सो डिफेंस अगेंस्ट इंट्रासेलुलर माइक्रोब इज मीडिएटेड बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है। जो सेल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जहां तक एंटीबॉडी नहीं जा सकती, तो फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वहां काम करती है। कैसे? टी लिम्फोसाइट्स जो है यानी टी हेल्पर लिम्फोसाइट, वो एक्टिवेट करता है फेगोसाइट्स को टू डिस्ट्रॉय माइक्रोब दैट हैव बीन इंजेस्टेड बाय द फेगोसाइट्स इनटू इंट्रासेलुलर वेसिकल। सिंपल सी बात है, यानी फेगोसाइट्स का काम क्या है, जैसे नेचुरोफिल है, मैक्रोफेजेस है, वो फेगोसाइटोसिस करते हैं, तो उन्होंने पैथोजन को फेगोसाइटोस्ट किया होता है, तो टी हेल्पर सेल्स जाके उन फेगोसाइट्स को एक्टिवेट करता है कि आपके अंदर आपने जिस चीज़ को फेगोसाइटोस्ट किया है उसको किल कर दो, फॉरन इन्वेडर है। अब टी हेल्पर सेल्स को कौन बताता है, ये कैसे होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है, टी साइटोटॉक्सिक lymphocytes kill any type of host cell they are harboring infectious microbe in the cytoplasm। दूसरी तरफ जो टी साइटोटॉक्सिक lymphocyte है वो क्या करता है कि बॉडी के सारे नॉर्मल सेल्स को मॉनिटर करता है कि कोई पैथोजन तो अंदर छुपा हुआ नहीं है। अगर कोई पैथोजन अंदर छुपा हुआ है तो टी साइटोटॉक्सिक lymphocyte उस होस्ट के सेल के यानी कि बॉडी के अपने सेल को ही किल कर देता है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ डिवाइड होकर अपना नंबर इंक्रीज ना कर ले। ठीक है ना। तो इस तरह के सेल्स जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर प्रेजेंट होता है, ये उसको सेल्फ अल्टर्ड सेल कहते हैं कि ये तो अपना सेल है लेकिन अल्टर्ड हो गया है, लिहाजा इसको किल करना ज़रूरी है। अब टी साइटोटॉक्सिक सेल ये कैसे रिकॉग्नाइज करता है, ये एक लंबी स्टोरी है। ठीक है। But in both cases, T cell recognize microbial antigen that are displayed on the host cell surfaces, which indicate there is a microbe inside the cell। ठीक है। ये दोनों केसेस में यानी टी साइटोटॉक्सिक सेल्स और टी हेल्पर सेल्स दोनों जो हैं वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये फॉरेन एंटीजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उनको सिग्नल मिलते हैं। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई या फॉरेन प्रोटीन अगर बॉडी के अंदर आते हैं, इन्होंने यहाँ माउस मॉडल शो किया है, ह्यूमन बीइंग में भी ऐसा ही होता है। अब अगर ये अंदर आते हैं तो बी सेल जब एक्टिवेट होता है, अब जैसे ये एंटीजन है, इसके अगेंस्ट बी सेल एक्टिवेट हो गया तो बी सेल प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक होती है, ये दूसरे एंटीजन के अगेंस्ट काम नहीं करती। ठीक है ना। कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये एंटीबॉडीज़ कहाँ कहाँ हमने पीछे पढ़ा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ब्लड वगैरह में एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट काम करती है। अब अगर टी सेल्स जो हैं इन रिसेप्टर के साथ, जिसको हम टी सेल रिसेप्टर कहते हैं, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनके ज़रिए जब ये फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है तो ये टी हेल्पर सेल्स जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। ये साइटोकाइन रिलीज करके बी सेल को भी एक्टिवेट करता है कि यार इस तरह का बारन से एंटीजन आया है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाओ।
ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी इन्फॉर्म करता है कि इस तरह बाहर से कोई एंटीजन आया है, तो बॉडी के सारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको मॉनिटर कर लो। अगर वो उनके अंदर छुपा हुआ है तो उन सेल को ही किल कर दो ताकि उसका घर उजड़ जाए और वो मर जाए। ठीक है ना। ये एक खाका है इम्यून सिस्टम का, जो मैंने सिंपल वर्ड्स में आपको इंटरेस्टेड बना के पेश किया। अच्छा, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को मैं इस तरह डिटेल से नहीं सिर्फ टच करूंगा। एडाप्टिव इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव भी हो सकती है, वो पैसिव भी हो सकती है। एक्टिव का मतलब ये है कि आपको इम्यून सिस्टम या आपकी बॉडी किसी एंटीजन को एक्सपोज होती है तो आपका बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। इसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप वैक्सीन लगाते हैं तो आप आर्टिफिशियल वे में अपनी बॉडी को एक एंटीजन के साथ एक्सपोज कराते हैं, तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट जो है इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है। इसको हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन होता है और नेचुरल वे में, और आप इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है, तो उसको नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी ये है कि किसी दूसरे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बने हैं और वो एंटीबॉडी आप किसी दूसरे पर्सन को इंजेक्ट करते हैं क्विक रिस्पॉन्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे को टेटेनस टॉक्सिन हो गया या किसी बंदे को सांप ने काट लिया, तो हम उसको फ़ौरन एंटीटॉक्सिन देते हैं, एंटी वेनम देते हैं, क्योंकि वेनम एंटीजन है। तो उसके अगेंस्ट हम प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ देते हैं ताकि वो एंटी वेनम के साथ अटैच होकर उसको एलिमिनेट कर ले, उसको आगे टिश्यूज़ के साथ या सेल के साथ अटैच होने ना दे। तो ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को माँ से एंटीबॉडी मिलती है। कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है और वो बॉडी बच्चे के ब्लड में जमा होती है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो चूंकि बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त उसका इम्यून सिस्टम मैच्योर नहीं होता, वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना सकता, तो उसके पास मैटरनल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, वो उनके ज़रिए फाइट करता है पैथोजेंस के साथ। तो उसको हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, क्योंकि वो माँ की एंटीबॉडीज़ लेकर आया अपने साथ। ठीक है। अच्छा, ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, स्पेसिफिसिटी एंड डाइवर्सिटी और मेमोरी। ये एडॉप्टिव इम्यूनिटी की बड़ी अहम प्रॉपर्टीज़ है। इसको हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी में दोबारा भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ टच करता हूँ। चलो, मैं ये रीड नहीं करता, जस्ट मैं टच कर लूँगा क्योंकि इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी है ना, वो स्पेसिफिकली हर एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करता है और हर एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स बिल्ड करता है, जबकि नेचुरल इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब बैक्टीरिया आता है तो न्यूट्रोफिल उसको फेगोसाइटोस्ट करता है, उसको किल करता है। अब ये नॉन स्पेसिफिक प्रोसीजर है, जो भी बैक्टीरिया आएगा न्यूट्रोफिल उसको फेगोसाइटोस्ट करके उसको किल करेगा। ये नहीं है कि उस बैक्टीरिया को इस तरह फेगोसाइटोस्ट करना है, उसको इस तरह करना है, इसको इस नहीं, बस ये नॉन स्पेसिफिक वे। जबकि एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या करता है कि ये स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड वायरस आया तो इसने कोविड वायरस को रिकॉग्नाइज किया और उस एंटीजन के अगेंस्ट, जैसे NS1 एंटीजन है तो NS1 एंटीजन के अगेंस्ट ये अपनी एंटीबॉडीज़ बनाता है। NS2 एंटीजन है, उसके अगेंस्ट अपनी एंटीबॉडीज़ बनाता है। अब अगर उसी वक्त दूसरा वायरस आ गया, जैसे डेंगू वायरस आ गया, तो DEN1 के अगेंस्ट ये अपनी एंटीबॉडी बनाएगा, DEN2 के अगेंस्ट। तो ये इतना स्पेसिफिक होता है रिकॉग्निशन में भी और रिस्पॉन्स में भी, जबकि इनेट इम्यूनिटी इतनी स्पेसिफिक नहीं होती। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स भी होता है। डाइवर्स का मतलब ये है कि ये नहीं है कि एडॉप्टिव इम्यूनिटी सिर्फ 15-20 एंटीजन को स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज कर, ये बिलियंस ऑफ एंटीजन को इसी तरह स्पेसिफिक वे में रिकॉग्नाइज करता है। और इसकी ये चूँकि ये स्पेसिफिक भी है और इसकी रेंज बहुत बड़ी भी है, तो डाइवर्स भी है और स्पेसिफिक भी है। ठीक है ना। ये क्यों है, ये स्पेसिफिसिटीज़ को कहाँ से मिलती है, ये डाइवर्सिटीज़ को कहाँ से मिलती है, ये हम बी सेल और टी सेल मैच्योरेशन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है मेमोरी का। मेमोरी का मतलब ये है कि जब आपको पहली दफ़ा किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहली दफ़ा मलेरिया हो गया, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम की बात हो रही, इनेट की नहीं, ठीक है। तो आपका एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके खिलाफ रिस्पॉन्स बिल्ड करता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मेमोरी सेल बनाता है। ठीक है, कुछ बी सेल टी सेल इस तरह बनाता है जो मलेरिया के अगेंस्ट एक्टिवेट होता है, उनको वो रख लेता है।
जब दोबारा आपको मलेरिया से इन्फेक्शन होता है तो आपकी अडॉप्टिव इम्यूनिटी ज़ीरो से रिस्पॉन्स शुरू नहीं करती, वो मेमोरी सेल को कहता है कि वही एंटीजन दोबारा आया है और दोबारा जो है रिस्पॉन्स शुरू कर दो। तो जो पहली दफ़ा रिस्पॉन्स बिल्ड होता है उसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। जो दूसरी दफ़ा एक्सपोजर पे रिस्पॉन्स डेवलप होता है उसे हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा क्विक होता है और बहुत ज़्यादा मैसिव होता है, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो ये दो फीचर है मेमोरी और स्पेसिफिसिटी, ये एडाप्टिव इम्यूनिटी में होता है, ये इनेट इम्यूनिटी में नहीं होता। यानी कि जैसे इनेट इम्यूनिटी में न्यूट्रोफिल है, अब न्यूट्रोफिल बाहर से बैक्टीरिया आया, जैसे फॉर एग्जांपल साल्मोनेला आया, न्यूट्रोफिल ने उसको फेगोसाइटोस्ट किया, अब कोई मेमोरी वो नहीं रखता। दोबारा साल्मोनेला आया तो दोबारा उसी तरह ही फेगोसाइटोस्ट करेगा, उतना ही टाइम लेगा उसी तरह ही, ठीक है ना। तो ये दो बातें हैं। फाइनली इम्यूनोटॉलरेंस पर हमारा लेक्चर ख़त्म है। इम्यूनोटॉलरेंस का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में तो ख़ुद भी बहुत सारे एंटीजन हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट क्यों रिस्पॉन्स नहीं करता? इसलिए कि उन एंटीजन को हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ एंटीजन मानता है, अपना मानता है कि ये तो हमारे अपने लोग हैं। तो इसलिए सेल्फ एंटीजन को इम्यून सिस्टम टॉलरेट करता है, बर्दाश्त करता है, ये अपने लोग हैं, तो इसको इम्यून टॉलरेंस कहते हैं। जबकि जब बाहर से एंटीजन आता है तो उसको हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है नॉन सेल्फ, कि ये पराया है। तो पराया है तो ख़तरा है, दुश्मन है, तो इसलिए उसको किल करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये है इम्यून टॉलरेंस, ठीक है। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ को हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इतना प्रोफेशनल है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को वो करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन सजेशन है तो आप khurramtalvi@gmail पे मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए, और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी हिट कर दे, और फ़ी अमान अल्लाह।